संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सब के सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्व समावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। जी हाँ, तो यहाँ आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री
कर्नाटक में हनुमान ध्वज पर आर पार। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्नाटक सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। सरकार की नीतियों की वजह से कर्नाटक के मांड्या इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। सरकार के कदम और रुख से स्थानीय लोगों में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक के मांड्या के केराकोट गांव में हनुमान ध्वज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के रुख से स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय राजनीति में वोट बैंक की सियासत इतनी भारी पड़ रही है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदुओं की भावनाओं की अनदेखी करने से भी नहीं चूकती। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों और हिंदू भावनाओं की उपेक्षा की वजह से कर्नाटक की मांड्या में 108 फुट ऊंचे ध्वज स्तंभ से हनुमान ध्वज हटाने को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर हिंदूवादी संगठनों के साथ स्थानीय 12 गांवों के लोगों ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने हनुमान ध्वज फिर से लगाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 12 गांवों के लोगों ने चंदे लेकर भगवान हनुमान की तस्वीर वाला झंडा लगाया, जिसकी शिकायत किसी अज्ञात शख्स ने की थी। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के आदेश पर प्रशासन ने 108 फुट ऊंचे हनुमान ध्वज को उतारकर उसकी जगह तिरंगा फहरा दिया, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को काबू में करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के कदम से नाराज आसपास के 12 गांवों के लोगों ने जमा होकर जय श्री राम के नारे लगाए और जिला मुख्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए, तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विपक्षी दलों पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को देश के अनुभवी प्रशासक के रूप में माना जाता है। इस मुद्दे को उन्होंने जिस तरह संभाला वो उनकी मंशा और भूमिका पर सवाल खड़े करता है। शासन और प्रशासन ने अगर मामले की गंभीरता को देखा और समझा होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मुन्ना खान जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के। संदीप दुबे जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। और राव उदय प्रताप सिंह जुड़ गए हमारे साथ, संयोजक हैं वीएचपी के, एमपीसीजी के। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। मुन्ना खान साहब, सीधा सीधा आरोप आप पर यह लग रहा है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आपने इस भगवा और हनुमान ध्वज को हटाने का काम किया आपकी सरकार ने। देखिए के राणा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि झंडा लगाने का जो इजाजत, जो परमिशन था, वो तिरंगे झंडे का था। हाँ। लेकिन कुछ लोग वह शरारती तत्व के द्वारा तिरंगे झंडे के बजाय वहां पे उन्होंने हनुमान जी का झंडा लगाने का काम किया। तो हनुमान जी का झंडा लगाने का तो वहां परमिशन नहीं मिला था। तो कुछ लोग चाहते हैं वहां पे कि दंगा भड़के, आपसी स्वार्थ खराब हो, गंगा जमनी तहजीब जो है उसे कुचला जाए और आपसी भाईचारगी में एक बार दंगा भड़काया जाए। तो कुछ लोगों की मंशा है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है तो बीजेपी की रणनीति साफ है बिल्कुल कि किसी भी तरह कई राज्यों में दंगा भड़के और बीजेपी वोट का दुर्विकीर्ण करे और हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति करे, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करे। इसलिए वहां पे बार बार किया जा रहा है। क्योंकि पीछे जो रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आपने भी देखा होगा राणा जी, कि वहां के लोग बहुत ही समझदारी के साथ विकास करने वाले, जो पार्टी थी विकास करने वाली, उसको वोट दिया, जिसमें विश्वास थी उसको वोट दिया। ये हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान पे वोट नहीं दिया और यही वजह नतीजा रहा कि बीजेपी वहां बुरी तरीके हारी, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। ठीक है संदीप जी,
पहले तो मैं आपसे यही क्लियर कर लेता हूं कि अनुमति किस झंडे के लिए मांगी गई थी, तिरंगा या हनुमान ध्वज? वहां का प्रशासनिक जो अमला है, प्रशासनिक व्यवस्था देखने का कार्य उसका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी की भावनाओं को आप आहत कैसे कर सकते हैं? नहीं संदीप जी, पहले मेरे सवाल का जवाब। कांग्रेस के लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर जन भावनाएं वहां थी तो जन भावनाओं को संदीप जी मेरे सवाल का जवाब प्लीज। संदीप जी सवाल का जवाब, अनुमति किस झंडे के लिए मांगी गई थी? लेकिन अनुमति मांगा कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, जो अनुमति का विषय है वो विषय किसके समक्ष और किसने रखा था? ये तो इनकी सरकार है, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो आपसे इसीलिए क्लियर कर रहा हूं ना, उन्होंने वो सवाल उठाया और मैं डायरेक्ट आपसे इसीलिए जवाब मांग रहा हूं उसका कि किस झंडे के लिए अनुमति मांगी थी। अगर हनुमान ध्वज के लिए अनुमति मांगी थी तो आप उस पर हाँ कर दीजिए, मैं उसी हिसाब से डिबेट करूंगा। मैंने इसीलिए आपसे क्लियर करने के लिए सवाल पूछा है। नहीं, मैं अनुमति के विषय में इसलिए आपसे कह नहीं सकता क्योंकि अनुमति की जो प्रक्रिया है वो क्या है मुझे नहीं पता, वो तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। जो कांग्रेस के लोग कैसे बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी प्रदर्शन करा रही है, आपकी पार्टी प्रदर्शन में शामिल है या नहीं है? हमेशा तिरंगे झगड़े। संदीप जी देखिए, मैं संदीप जी मैं डिबेट को राजनीतिक माहौल बनाने के लिए नहीं करता हूं, सार्थक चर्चा के लिए करता हूं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप उस प्रदर्शन में शामिल हैं, आपकी पार्टी के लोग उस प्रदर्शन में शामिल हैं, तो आपको इस बात की जानकारी पूरी होगी, तभी आप समर्थन करने पहुंचे होंगे। तो मैं इसीलिए आपसे जानना चाहता हूं कि किस झंडे की अनुमति मांगी गई थी, फिर उसके बाद मैं काउंटर सवाल मुन्ना जी से करूंगा। नहीं, मेरी बात अब पूछ लीजिए मुन्ना जी से कि मुन्ना जी बताएं कि उनके प्रशासनिक अमले के पास कौन से एप्लीकेशन पड़े हुए हैं जिसकी अनुमति मांगी गई थी। और अनुमति तो वहां की जन भावना के हिसाब से जो वहां पे लोग रह रहे हैं वो तो सबके सब हिंदू हैं। उन्होंने अगर ईश्वर की जो इबादत करते हैं, पूजते हैं हनुमान जी की, उसकी एक प्रॉपर तरीके से। संदीप जी अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, संदीप जी लेके कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए। संदीप जी अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि कुरान या संविधान में से मुस्लिम किसको चुनेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हनुमान ध्वज या भारतीय तिरंगा में से किसको चुनेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, दोनों पूजनीय। बोलिए पूजनीय तो दोनों। मैं ही पूछना चाहता हूं कि पहले आप किसे चुनेंगे? मैं हिंदू होने के नाते मैं जिस हिंदू धर्म में जो पताके का जो पताका जो होता है, वो ध्वज जो होता है उसका सम्मान होता है। हर आंगन में एक ध्वज होता है हमारे गांव में। हिंदू संस्कृति है, सभ्यता है, सनातन है। उस सनातन को हम अपने आंखों के सामने। नहीं, मैं यही तो पूछना चाहता हूं ना कि आप पहले हिंदू या भारतीय? संदीप जी पहले हिंदू या भारतीय? भारत भूमि में हम रहते हैं। संदीप जी मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, इसीलिए पहले भारतीय या हिंदू? मैं हिंदू हूं और भारतीय भी हूं। नहीं, पहले हिंदू या भारतीय? देखिए ना, हिंदू ही भारतीय है। अरे महाराज, आप भी तो ऐसे ही सवाल करते हैं ना उनसे, सनातन का कि आप संविधान पहले मानेंगे या कुरान पहले मानेंगे। वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले हिंदू या भारतीय? मैं पहले हिंदू कुल में पैदा हुआ हूं और भारतीय हूं। मैं आपको बताऊं, तो यानी कि पहले आप हिंदू हैं फिर भारतीय हैं? हिंदू कुल में पैदा हुआ, मेरा जन्म पहले आप हिंदू हैं फिर भारतीय हैं? हिसाब से नहीं हुई है, ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है। संदीप जी मैं यही पूछना चाहता हूं। संदीप जी मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि पहले हिंदू फिर भारतीय? मैं एक भारतीय नागरिक हूं, है ना, और हिंदू हूं। मुझे गर्व है हिंदू होने पे। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? मैं बड़ी बात कर रही, मैं स्पष्ट करके चलना चाहता हूं। देखिए, मैं स्पष्ट करके चलना चाहता हूं। मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूं कि आपने जनभावना की बात की, आपने जनभावना की बात की। अभी आप कहेंगे तुम पंडित हो, तुम्हारे लिए जनेऊ पहले है कि पहले भारत पहले है कि पहले जिस कुल में? मेरे लिए कुल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना मैं ब्राह्मण होने पे मैं गर्व करता हूं, उतना ही मुझे भारत भी प्रिय है। तो भारतीय होना मेरे लिए गर्व की बात है। इसमें कहां से आगे नहीं? तो देखिए, मैंने तो बड़ा स्पष्ट सवाल आपसे पूछा, आप इसमें पता नहीं क्यों बात घुमा रहे हैं। मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि वहां जो आप सुन लीजिए ना संदीप जी आपने खुद अभी ये बात बोली। संदीप जी वहां जो अपमान किया है हिंदू जन भावनाओं का, संदीप जी मैं इसीलिए तो काउंटर करने के लिए तो आपसे जानना चाहता हूं चीजें, ताकि मैं काउंटर कर सकूं उनसे भी सवाल। उसका जवाब संदीप जी मैं वही सवाल पूछूंगा उनसे, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं इसीलिए जानना चाहता हूं कि अगर अनुमति भारतीय तिरंगे को फहराने की ली जाएगी
तो क्या इसकी जगह पर हम कोई दूसरा झंडा या कोई दूसरा ध्वज फहरा सकते हैं या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। मुन्ना खान जी ने बोला, उसकी बात को हाँ में हाँ मिला दिया। अरे महाराज, मैं कहा हाँ मैं हाँ मिला रहा हूं, मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। कहीं पे भी अपना झंडा भी नहीं फहरा सकता। संदीप जी, अपना झंडा तिरंगा है। सबसे पहले मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपका नहीं पता। मैं मुन्ना जी से काउंटर सवाल करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपसे वो जो पूरी जानकारी है वो कंफर्म करना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने के लिए अनुमति ली गई थी, क्या ये बात सच है या नहीं है। परमिशन लेके लोग बैठे हुए, इनकी सरकार है, ये कुछ भी दिखा सकते हैं अपने को बचाव में। इस देश में क्या अरे तो महाराज, आपके पास भी तो वो लेटर होगा ना संदीप जी, आपके पास भी तो वो लेटर होगा ना जिस पर अनुमति ली गई। उसमें कौन ध्वज लिखा है, उसमें तिरंगा ध्वज लिखा है, उसमें हनुमान ध्वज लिखा है, क्या लिखा है ये क्लियर उसमें भी होगा ना। आम व्यक्ति अनुमति लेके तिरंगा फहलाता है कि प्रशासनिक अमले के लोग तिरंगा कहां फहरता है। अरे महाराज, वही तो क्लियर मैं आपसे करना चाहता हूं। आप तो सारी जिम्मेदारी उस जनता पे लाद देना चाहते हैं जिस जनता की भावनाओं को आपने हाथ किया। ठीक है हाँ ठीक है, मैं राव जी आप ही के पास आ रहा हूं। ठीक है संदीप जी लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। आप बाकी जानकारी इतनी इकट्ठा कर लीजिए, मैं राव जी से बात कर लेता हूं। उदय प्रताप जी, जो अभी बात मुन्ना खान जी ने कही कि वहां तिरंगा फहराने के लिए अनुमति मांगी गई थी और फिर फहरा दिया गया हनुमान ध्वज, तो क्या उनकी यह सूचना सही है? ये मुख्यमंत्री जी के बेटे ने ट्वीट जरूर किया है कि अनुमति मांगी गई थी। तो एक बात मुन्ना खान जी से अपन ये पूछे कि अनुमति किस ट्रस्ट ने मांगी थी, क्या उसी ने भगवा ध्वज फहराया है? गौरी शंकर सेवा ट्रस्ट मेरे ध्यान में है कि उन्होंने बिल्कुल ये भगवा ध्वज फहराया है ना। क्या गौरी शंकर सेवा ट्रस्ट ने तिरंगा की अनुमति मांगी थी? क्या तिरंगा की अनुमति 26 जनवरी के लिए मांगी गई थी? उसके अलावा ये कोई सरकारी पैसे से बने हुए ध्वज दंड तो था नहीं जिसपे ध्वज फहरा दिया गया है। हाँ, जिन 12 गांव के लोगों ने चंदा करके उस दिन 26 जनवरी के लिए हो सकता है राष्ट्रीय ध्वज फहराना हो, एक दिन के लिए हो सकता है, मगर उसके बाद वहां फहराने का उनका उद्देश्य भी हनुमान ध्वज ही था, यह निश्चय है। क्योंकि जिन लोगों ने उसके लिए चंदा किया, जिन लोगों ने वहां की लड़ाई लड़ी और आज 12-15 गांव के जो लोग एकत्रित आए हैं वो भी यही सोच के आए हैं कि हमको वहां ध्वज फहराना था और आपने हमारा वो ध्वज उतार दिया है। अब यदि अनुमति की बात आती है तो ध्यान सब चीजों का देना पड़ेगा दोस्त। आप गौर करिएगा, क्या अयोध्या में अनुमति मांग के राम मंदिर तोड़ा गया? क्या गानवापी में इनने अनुमति मांग के अपनी मस्जिद बनाई है? अनुमति के विषय पे छोड़िए आप, एक दिन के लिए होगी। देखिए उदय प्रताप जी, मैं आपको छोटा सा टोकना चाहता हूं कि जब राम मंदिर तोड़ा गया या जब ज्ञानवापी बनाई गई तब संविधान नहीं था। मैं अब संविधान के तहत चर्चा चाहता हूं, एक सार्थक। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट अभी दिया कि वो अनुमति हो सकता है कि गणतंत्र दिवस के लिए मांगी गई हो, उस पर मैं काउंटर अभी करूंगा मुन्ना जी से, है ना। अब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए वाली, फिर मैं मुन्ना जी से सवाल करूंगा। एक आपने प्रश्न किया था पूरे देशवासियों के हिसाब से और हिंदू नाते, संघ के स्वयंसेवक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए पहले राष्ट्र है उसके बाद धर्म है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का बिल्कुल क्लियर है। मगर यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि धर्म के आगे कुछ नहीं बचा। वर्तमान में 26 जनवरी के लिए मांगा होगा तिरंगा के लिए, यदि आप अनुमति थोड़ा सा आप चेक करिए, क्योंकि वो प्रदेश की शासन इनका है, अनुमति किसके नाम पे इनने दी, किसके नाम पे बना दी गई, थोड़ा सा ये ध्यान में देने के लिए बात है, वो आप ध्यान देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था। अब मैं मुन्ना जी से सवाल कर लेता हूं। मुन्ना जी, नकली बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। हाँ ठीक है मुन्ना जी, अभी आप वो लेटर भी दिखा रहे थे अनुमति वाला, शायद तो वो अनुमति किसने मांगी थी, एक बार जरा वहीं से पढ़ के क्लियर कर दीजिए ताकि मेरे दर्शकों को भी पता लग जाए कि जो ट्वीट खेला जा रहा है नेताओं के द्वारा वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। कोटू गांव के प्रधान है, कोटू गांव के प्रधान ने, सरपंच ने अनुमति मांगी थी और उसमें साफ लिखा था कि पंचायत एक बार देखिएगा मुन्ना जी की शायद ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई साहब आपके ध्यान में इतने में भी आ गया होगा। हाँ मुन्ना जी, तिरंगे झंडे को शर्मसार करने की जो घटना सामने आई है, ये कितना संगीन मामला है, समझिए पहले बात। नहीं मुन्ना जी अब पहले मेरी बात क्लियर होने दीजिए। गांव के प्रधान ने तिरंगा फहराने की अनुमति मांगी थी गणतंत्र दिवस पर, तो उस दिन तिरंगा फहरा? मुन्ना जी का कनेक्शन कट गया, लौटूंगा मैं उन्हीं के साथ। संदीप जी, गांव के प्रधान ने अनुमति मांगी थी
और उसके बाद संदीप जी आवाज मिल रही है आपको? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ ठीक है। संदीप जी, गांव के प्रधान ने अनुमति मांगी थी तिरंगा फहराने के लिए, तो क्या वो तिरंगा फहराया गया था? राणा जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां की जो जन भावना है, वहां का पत्र है, जो प्रशासनिक अमला है वो तय करेगा ना। अब आप वहां के लोगों की जन भावनाओं को आहत करके कोई काम होगा तो उसको कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? वहां सरकार है कांग्रेस के लोग अपनी जिम्मेदारी तय करें, प्रशासन के लोग अपनी जिम्मेदारी तय करें। अगर वो जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे और इस तरह की लोगों की जन भावनाओं को आहत करेंगे तो ये तो साफ साफ है कि ऊपर कोई बैठा व्यक्ति ऐसा कृत्य करने पे मजबूर कर रहा है प्रशासन को, कि प्रशासन ऐसा काम कर रहा है। तो ये मुन्ना खान जी को इसका जवाब देना चाहिए कि प्रशासन के लोग अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कांग्रेस के लोग शामिल है या नहीं शामिल है? अगर नहीं शामिल है तो प्रशासन के लोगों पे कार्रवाई करिए, क्योंकि जिस तरह से वहां पे आम जनों की जन भावनाओं को भड़काने का काम हुआ है, ये तो दो तरह की बातें होती हैं संदीप जी, दो तरह से चीजें होती हैं। एक तो ये कि अगर मैं अपने घर पर कोई भी ध्वज फहराना चाहता हूं तो वो मेरी मर्जी है, मैं फहरा सकता हूं, या मैं अपने गांव के किसी दूसरे स्थान पर। लेकिन जिस जगह के लिए मैं तिरंगा फहराने की अनुमति मांगकर आया हूं उस जगह पर मैं तिरंगे को छोड़कर दूसरा ध्वज फहराने लगूं तो फिर इस पर आपत्ति होनी चाहिए। आप के राणा भाई दो बातें कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। सबसे अच्छी बात, मैं स्पष्ट बातें कर रहा हूं, उस बातों को स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं। अगर अनुमति मांगी गई कि 26 जनवरी को ध्वजारोहण होना है, उस पर तिरंगा फहराना है, तो तिरंगा 26 जनवरी को फहरा। अगर उसके बाद उसी तरह उस तिरंगे को तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे यहाँ तो नियम है तिरंगा फहराने का भी, तिरंगे का भी तो अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए ना प्रशासन के लोगों को। यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा था। जिम्मेदारी तय करें ना, कांग्रेस के लोग जिम्मेदारी तय करें, उनकी सरकारें जिम्मेदारी तय करें। लेकिन जो वहां ध्वजारोहण हुआ, ध्वज फहरा, तो वो जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं को देखते हुए वहां के लोगों ने अगर ये पताका फहराया तो उसके भी जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कांग्रेस के लोग बताएंगे। हाँ, मैं यही सवाल ले रहा हूँ मुन्ना जी, डीएम को, एसडीएम को, जो भी मैं सवाल ले रहा हूँ। संदीप जी सवाल ले रहा हूं मैं। मुन्ना जी आप जवाब दीजिएगा कि क्या जो गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के लिए गांव के प्रधान ने अनुमति ली थी, तो क्या वहां तिरंगा फहराया गया था? नहीं, वहां तिरंगा नहीं फहराया गया था। बात तो इसी बात का विरोध हो रहा है, तिरंगा नहीं फहराया गया था। और इन्होंने हनुमान जी का वो एक झंडा लगा दिया और पूरे गांव में ये मैसेज दिया गया कि आप लोग आए यहाँ पूजा करें। इस तरीके से वहां के जो पूर्व विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 12-14 गांव में मैसेज डलवाया और सभी लोगों को इकट्ठा किया। जब प्रशासन को यह सूचना मिली कि इस तरीके से शरारती तत्व जो परमिशन लेके गए कि हमें वहां झंडा फहराना है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को, तो झंडा फहराने के बजाय उन्होंने हनुमान जी का वो झंडा लगा दिया वहां पे। तो कुछ लोग वहां विरोध किए। ये ऐसी घटनाएं एक बार 4 साल पहले भी की गई थी वहां पे। एक बात, दूसरी बात मैं बता दूं, संदीप दुबे जी को तिरंगे का एहसास नहीं है, क्योंकि इनके कार्यालय पे 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ठीक है मुन्ना जी वो कहानी पता है, उसका मैं भी कई बार जिक्र कर चुका हूं। उदय प्रताप जी, अगर तिरंगा, आपने अभी इस बात का जिक्र किया था कि गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया गया होगा, वो कह रहे हैं कि तिरंगा नहीं फहराया गया इसीलिए विवाद शुरू हुआ। चलिए, आप ही के कहना अनुसार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए अनुमति मांगी थी। हाँ, और ये भगवा ध्वज 27 तारीख को फहरा गया, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो क्या 26 तारीख को तिरंगा फहराया गया? पूछिए मुन्ना खान जी से। क्या वो यही तो कह रहे हैं नहीं फहराया गया? हाँ, नहीं किया ना, अपमानित नहीं किया भाई साहब। और उसका अपमान यदि था तो आकर पीडीओ को आपने निलंबित कर दिया है। शासन प्रशासन आपका है, कांग्रेस का शासन प्रशासन है, तत्काल वहां के पीडीओ को आपने निलंबित कर दिया है, ये भी पक्का बात है। तो आपको जो करना था वो आपने कर दिया है। उसके बाद उस स्थान पे, उसके बाद, बार बार कह रहा हूं, उसके बाद भगवा ध्वज फहराया गया, क्योंकि वह स्थान सामूहिक सार्वजनिक लोगों का है। तो उन सार्वजनिक सामूहिक बात होकर उस भगवा ध्वज को फहराया गया, फिर आपने उसको उतार के उसको अपमानित किया है। मुख्य बात ये जो आ रही है तिरंगा के अपमान की नहीं है। उदय जी क्या आपको भी इस बात पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए कि अगर तिरंगा फहराने के लिए अनुमति मांगी गई थी तो तिरंगा फहराया जाना चाहिए था? बिल्कुल, 26 तारीख को तिरंगा फहराया गया होगा या नहीं फहराया गया? नहीं फहराया गया। मुन्ना जी ने यही स्पष्ट किया कि नहीं फहराया गया। अनुमति किसने मांगी भाई साहब? अनुमति मांगी वहां के सरपंच ने। हाँ, जबकि यह 12 गांव का काम है, एक पंचायत का काम नहीं था।
एक पंचायत का काम नहीं है, ये 12 गांव का एकत्रीकरण था, 12 गांव का कार्यक्रम है। उदय जी, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं ना, मैं भी यही जानना चाहता हूं उदय जी, मैं भी यही जानना चाहता हूं कि जो 12 गांव के लोग जिस सार्वजनिक जगह पर प्रशासन से ये अनुमति मांगकर आते हैं या ग्राम प्रधान मांगकर आते हैं कि भैया यहां पर हम तिरंगा फहराएंगे, फिर अचानक से 12 गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं यहां तो हनुमान ध्वज फहरेगा, हनुमान ध्वज के लिए नहीं होना चाहिए स्थान, हाँ जी, वो स्थान हनुमान ध्वज के लिए आरक्षित किया गया था। वर्तमान में सरकार होने के कारण किस सरपंच ने, किसकी विचारधारा का सरपंच है, ये मैं नहीं बोल सकता उस स्थान के लिए, मगर अनुमति कैसे हो गई वो अलग विषय है। मगर जो स्थान तय किया गया था, जो ध्वज तय किया गया था, वो भगवा ध्वज ही था, वो हनुमान ध्वज ही था। इसीलिए इतने लोग आक्रोशित हुए। लोगों का यदि उससे कोई लेना देना नहीं होता तो रोज आज धरना प्रदर्शन के लिए या रोडों पे जाम करने के लिए उपस्थित नहीं होते भैया। आप ये कह रहे हैं उदय जी, आप उदय जी ये कह रहे हैं कि पता नहीं किसकी मानसिकता के साथ या विचारधारा के साथ मिलकर वहां ध्वज फहराने की बात हो रही थी या प्रधान ने अनुमति मांगी थी। तो तिरंगा अगर कोई फहराना चाहता है तो उसके लिए किसी की विचारधारा का समर्थन करना जरूरी है? नहीं नहीं, तिरंगा फहराना चाहिए ना भैया। यदि तिरंगा के लिए अनुमति थी, सभी लोगों ने सामूहिक तिरंगा के लिए अनुमति मांगी थी, तो 26 जनवरी को तिरंगा फहराना था। तो नहीं फहरा तो वो जिनने नहीं फहराया या जिनकी गलती है उसको आपने निलंबित कर दिया है, पीडीओ को आपने अलग कर दिया है। अब विषय क्या है? तिरंगा का विषय नहीं बचा, अब विषय बचा है हनुमान ध्वज का। अब जब हनुमान ध्वज वहां फहर गया, मैं भी तो यही कहना चाहता हूं उदय जी कि आखिर विषय तिरंगा क्यों नहीं बचा? तिरंगा फहराने के लिए अनुमति मांगी गई और तिरंगा नहीं फहरा, इस पर किसी को आपत्ति क्यों नहीं हो रही है? इस पर किसी का दिल क्यों नहीं दुख रहा है? 26 तारीख को अनुमति मांगी थी ना भैया, 26 में नहीं फहराया। जिसने गलती की उसको आपने निलंबित कर दिया, उसको आपने दोषी ठहरा दिया और उसको दोष दे दिया। मुन्ना जी जवाब दीजिए। खत्म हो गया ना। हाँ मुन्ना जी। मैं मित्र की आवाज नहीं आ पाई, एक बार आप सवाल राणा जी मुन्ना जी, उनका ये कहना है कि 26 तारीख के लिए तिरंगे की अनुमति मांगी गई थी और तिरंगा अगर 26 तारीख को नहीं फहरा है तो आपने संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया है और इसके लिए आपको जवाब उस सरपंच से मांगना चाहिए जो अनुमति लेकर आया था, और 27 तारीख को हनुमान ध्वज फहराया गया है, तो फिर आपत्ति क्यों? नहीं, कार्रवाई उसी पे हो रही है, उसी सरपंच को बुलाया गया है और उसी सरपंच को अरेस्ट की जो बात हो रही है, तभी तो 12-14 गांव के लोगों को बुलाया है। वो बजाबते प्रायोजित कार्यक्रम था इनका कि किस तरीके से दंगा भर के वहां पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई हुई है। क्या आप सरपंच को गिरफ्तार नहीं कर सकते? आप एक बात बताइए, झंडे जो तिरंगा जो हमारी शान है, जिसके लिए हमारे कई वीर जवानों ने शहादत दी, उस दिन उस शहादत को नमन करने का दिन है, वो एहसास नहीं हमारे मित्र को, संदीप जी को वो एहसास नहीं है कि हमें नमन करना है उन शहीदों को, ठीक है मुन्ना जी, जिन्होंने नारा दिया था कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसे गद्दार लोगों के हाथों में वतन है। संदीप जी तिरंगे झंडे के मुन्ना जी समय मैं ले लूं जवाब। तो मैं कहूंगा मुन्ना भाई जो है हम ही को गद्दार कहने लगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन दे देता है, उसे भारत माता की जय के संदीप जी कि आपको भी आपत्ति इस बार तिरंगे पर नहीं है। भारत माँ की जय कर दे उनकी। संदीप जी मुन्ना जी जो कह रहे हैं अगर वो आपकी वजह से कह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इस बार तिरंगा ना फहराने पर आपत्ति क्यों नहीं है? किरण जी, आप विषय को शायद बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूं, आप गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं उसमें। प्रेस की भाषा कभी कभी क्या होता है हम समझ, यही बिल्कुल मुझे पता है ऐसा होता है। अगर मैं आपकी तरफ की बात कहूं तो कांग्रेस वाले कहेंगे कि आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होने जा रहा है। बता दें आपको, राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुख्य तौर पर सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और आने वाले साल के लिए सरकार की योजनाओं का समावेश होता है।
बस कुछ ही देर में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन शुरू हो जाएगा और इसके बाद सदन के भीतर सदन में दोनों सदनों को वो संबोधित। भारतीय वैभवशाली लोकतंत्र का प्रतीक है ये सेंगोल। जी हाँ, ये संसद भवन का अहाता जगमगाता हुआ प्रकाश से प्रकाशमान और अब सदन के भीतर प्रवेश करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय सदस्यगण, सभी का नमस्कार। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है।
साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकों स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पारा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारत दुनिया से सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना।
भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। पिछले साल ही मेरी सरकार ने मिशन मोड में लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी दी है। माननीय सदस्यगण, बीते 12 महीने में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आए। ये विधेयक आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं। ये ऐसे कानून हैं जो विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि का मजबूत आधार है। तीन दशक बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। इससे लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये वुमेन लीड डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है। गुलामी के कालखंड में प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। आप दंड को नहीं अपितु न्याय को प्राथमिकता है। न्याय सर्वोपरि के सिद्धांतों पर नई न्याय संहिता देश को मिली है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहां भी जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया। इससे तेलंगाना में सरोक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता सुगम हुआ। पिछले वर्ष 76 अन्य पुराने कानून को भी हटाया गया है। मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है। इसीलिए ऐसे गलत तरीके को सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। माननीय सदस्यगण, कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पुराने चुनौतियों का परास्त करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार 4 दशकों से था। OROP लागू होने के बाद
अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। माननीय सदस्यगण, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की अमर पंक्तियां असीम राष्ट्र प्रेम की भावना का सदा संचार करती है। उन्होंने कहा था, मिशु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जानतु पिठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़, उरु तोही गड़ी मोर मांस हाड़। अर्थात मेरा शरीर इस देह की माटी के साथ मिल जाए, देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चल जाए, देश के स्वराज पथ में जितनी भी खाइयां हैं वे मेरी हाड़ मांग से फट जाए। इन पंक्तियों में हमें कर्तव्यों की पराकाष्ठा दिखती है, राष्ट्र सर्वोपरि का आदर्श दिखाई देता है। ये उपलब्धियां जो आज देख रही है वो बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। ये है प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होते देखा है। भारत का निर्यात करीब $450 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में FDI द्विगुना हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ITR फाइल करने वाले की संख्या करीब 3.25 करोड़ से बढ़कर लगभग 8.25 करोड़ हो चुकी है और बढ़ोतरी 2 गुना से भी कहीं अधिक है। 1 दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया। साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी। पिछले वर्ष ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके हैं। दिसंबर 2017 में 98 लाख से लोग GST देते थे। आज इनकी संख्या 1,40,00,000 है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। 2014-15 में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। माननीय सदस्यगण, बीते दशक में मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड मिला है। देश को GST के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। मेरी सरकार ने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी सुनिश्चित की है। 10 वर्षों में
कापेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही फिजिकल डेफिसिट भी नियंत्रण भी में है। आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 600 अरब डॉलर से ज़्यादा है। हमारे बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराया था, वो आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है। बैंक का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था, वो आज लगभग 4% ही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले भारत खिलौना आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है। लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की है। स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने युवा स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करती है तथा भारत के प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर विश्वास करती है। भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज़्यादा कंप्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। जौन विश्वास अधिनियम द्वारा 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। अदालत के बाहर विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु मध्यस्थता पर कानून बनाया गया है। वन और पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे, वहां आज 75 दिन से भी कम समय लगता है। फेसलेस असेसमेंट योजना से टैक्स व्यवस्था में और पारदर्शिता आई है। माननीय सदस्यगण, हमारे MSME सेक्टर को भी रिफॉर्म्स का बहुत अधिक लाभ हो रहा है। आप अवगत है कि हमारे MSMEs में आज करोड़ों देशवासी काम कर रहे हैं। MSMEs और लघु उद्यमियों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। MSME की परिभाषा का विस्तार किया गया है। नई परिभाषा में निवेश और टर्नओवर को समाहित किया गया है। आज उद्यम और उद्यम आशिष्ट पोर्टल पर लगभग 3.5 करोड़ MSME रजिस्टर्ड है। बीते वर्षों में MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत करीब 5 लाख करोड़ की गारंटी स्वीकृति किए गए। ये 2014 से पहले के दशक से 6 गुना अधिक है। माननीय सदस्यगण,
मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस दोनों को बहुत आसान बना दिया है। आज पूरी दुनिया मानती है कि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकसित देशों में भी भारत ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं है। गांव में भी सामान्य खरीद बिक्री डिजिटल तरीके से होगी, ये कुछ लोगों की कल्पना से भी परे था। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपया का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। दुनिया के दूसरे देश भी आज यूपीआई से ट्रांजैक्शन की सुविधा दे रही है। डिजिटल इंडिया के कारण बैंकिंग आसान हुई है और लेन देन भी सरल हुआ है। जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगने में मदद मिली है। मेरी सरकार अब तक 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी से ट्रांसफर कर चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं। इससे 3.25 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचे हैं। डिजी लॉकर की सुविधा भी जीवन को आसान बना रही है। इसमें अभी तक यूजर्स के 6 बिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी हुई है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है। माननीय सदस्यगण, डिजिटल के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश हुई है। आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना हर भारतीय देखता था। पिछले 10 वर्षों के दौरान गांवों में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनी हुई है। नेशनल हाईवे की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर हुई है। 4 लेन नेशनल हाईवे की लंबाई 2.5 गुना बढ़ी है। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी, जो आज 4,000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से 2 गुना बढ़कर 149 हो चुकी है। देश के बड़े बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना हो गई है। ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश को लगभग 2 लाख गांव पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी खुले हैं, जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। देश में 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बढ़ाई गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड से बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है। वन नेशन वन गैस ग्रिड से गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। 25,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाई गई। ये कोई विकसित देश के कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई से भी ज्यादा है। भारत रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बहुत निकट है। इस दौरान भारत में पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हुई है। आज 39 से ज्यादा रोड्स पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत
1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही है। इसीलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिला। इस पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपया खर्च किए गए। लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। इस पर 4 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहे हैं। हाल ही में 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन पूरी हुई है। आज इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस भी दी जा रही है। इस पर भी सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब इस पर 11 लाख करोड़ रुपया और खर्च होने का अनुमान है। मेरी सरकार का प्रयास है कि हर योजना का तेजी से सैचुरेशन हो, कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे। इसके लिए 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, बीते वर्ष में विश्व ने 2 बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का सामना किया। ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा, सामान्य भारतीयों का बोझ नहीं बढ़ने दिया। - 2014 से पहले के 10 वर्षों में औसत महंगाई दर 8% से अधिक थी। पिछले दशकों में औसत महंगाई दर 5% रही। मेरी सरकार का प्रयास रहा है कि सामान्य देशवासी की जेब में अधिक से अधिक बचत कैसे हो। पहले भारत में 2 लाख रुपये की आय पर टैक्स लग जाता था। आज भारत में 7 लाख रुपये तक की आय पर भी टैक्स नहीं लगता। टैक्स छूट और रिफॉर्म्स के कारण भारत के टैक्स पेयर्स को 2 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया की बचत हुई है। आयुष्मान योजना के अलावा भी केंद्र सरकार विभिन्न हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। इससे देश के नागरिकों के 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होने से बचे हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से मरीजों के करीब 28,000 करोड़ रुपया खर्च होने से बचे हैं। कोरोनरी स्टेंट्स, घुटने के इम्प्लांट्स तथा कैंसर की दवाओं की कीमत भी कम की गई है। इससे मरीजों की हर वर्ष लगभग 27,000 करोड़ रुपया की बचत हो रही है। मेरी सरकार किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस का अभियान भी चला रही है। इसका लाभ प्रतिवर्ष 21 लाख से ज्यादा मरीज उठा रहे हैं। इसके प्रतिवर्ष इन 1 लाख रुपया खर्च होने से बचे हैं। गरीबों को सस्ता राशन मिलता रहे,
इसके लिए मेरी सरकार ने पिछले दशक में करीब 20 लाख करोड़ रुपया खर्च किए हैं। भारतीय रेल में यात्रा के लिए रेलवे प्रत्येक टिकट पर करीब 50% डिस्काउंट देते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को हर वर्ष 60,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। गरीब और मध्यम वर्ग को कम कीमत पर हवाई टिकट मिल रहे हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्गों को हवाई टिकटों पर 3,000 करोड़ रुपया से ज्यादा की बचत हुई है। LED बल्ब की योजना के कारण बिजली के बिलों में 20,000 करोड़ रुपया में अधिक बचत हुई है। जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के तहत गरीबों को 16,000 करोड़ रुपया से ज्यादा की क्लेम राशि मिली है। माननीय सदस्यगण, नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी गई है। मेरी सरकार 2 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनाने का अभियान चला रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से देश की लाखों महिलाओं को बहुत मदद मिली है। मेरी सरकार ने महिलाओं की पहली बार सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन दिया गया है। पहली बार सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स के प्रवेश दिया गया है। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी है और नौसेना के जहाज को भी पहली बार कमांड कर रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत जो 40 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए हैं, उनमें करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को मिली है। इस योजना से लाभ लेकर करोड़ों महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू किए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आज खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर बल दे रही है। हमारा ये प्रयास है कि खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक हो। मेरी सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को भी देश की कृषि नीति और योजना में प्रमुखता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल चुके हैं। दो सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में 3 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपया प्रीमियम भरा। इसके बदले उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपया MSP के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। ये
2014 से पहले के 2 सालों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। पहले तिलहन और दलहन फसलों की सरकारी खरीदी नहीं की बराबर थी। पिछले दशकों में तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपया मिले हैं। ये मेरी ही सरकार है जिसने पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा है। किसानों को सस्ती खाद मिले, इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने 1.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाए जा चुके हैं। मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। जिन गांव में सहकारी समितियां नहीं है, वहां 2 लाख समितियां बनाई जा रही है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपया से अधिक की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादन पिछले 2 साल में 95 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग 2 गुना हो गया है। इनलैंड फिशरीज का उत्पादन 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात भी 30,000 करोड़ रुपया से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपया तक यानी 2 गुनी से ज्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। पिछले दशकों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 40% बढ़ी है। पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब तक 4 चरणों में 50 करोड़ से ज्यादा टीका पशुओं की दिए जा चुके हैं। माननीय सदस्यगण, जनकल्याण की ये जितनी भी योजनाएं हैं, सुविधाएं भर नहीं है। इसका देश के नागरिकों के पूरे जीवन चक्र पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मेरी सरकार की योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इसके परिणाम बहुत ही प्रभावकारी है और गरीबी से लड़ रहे दुनिया के हर देश को प्रेरित कर रहने वाले हैं। बीते वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययन में सामने आया है कि 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच बंद होने से अनेक बीमारियों की रोकथाम हुई है। इससे शहरी क्षेत्र के हर गरीब परिवार को इलाज पर प्रति वर्ष 60,000 रुपया तक की बचत हो रही है। पाइप से शुद्ध पेयजल मिलने से भी प्रति वर्ष लाखों बच्चों की जान बच रही है। पीएम आवास योजना पर हुई अध्ययन के अनुसार पक्के घर से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ी है। पक्के घर में बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है और ड्रॉप आउट की दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के वजह से आज देश में 100% संस्थागत प्रसव हो रही है। इस वजह से माता मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है।
एक और अध्ययन के अनुसार उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार में गरीब बीमारी की घटनाओं में कम आई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मानव केंद्रित विकास पर बल दे रही है। हमारे लिए हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है। यही सामाजिक न्याय की हमारी अवधारणा है। भारत के संविधान के हर अनुच्छेद का संदेश भी यही है। हमारे यहाँ लंबे समय तक सिर्फ अधिकारों पर चर्चा होती थी। हमने सरकार के कर्तव्यों पर भी बल दिया। इससे नागरिकों में भी कर्तव्य भाव जागा। आज अपने अपने कर्तव्य के पालन से हर अधिकार की गारंटी का भाव जागृत हुआ। मेरी सरकार ने उनकी भी सुध ली है जो अब तक विकास की धारा से दूर रहे हैं। ऐसे हजारों आदिवासी गांव हैं जहां बीते 2 वर्षों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची है। लाखों आदिवासी परिवारों को अब जाकर पाइप से शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ। विशेष अभियान के तहत मेरी सरकार हजारों आदिवासी बहुल गांव में 4G इंटरनेट सुविधा भी पहुंचा रही है। बंधन केंद्रों की स्थापना और 90 से ज्यादा वन उपज पर MSP दिए जाने से आदिवासियों को बहुत लाभ हुआ है। मेरी सरकार ने पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़े जनजातियों की सुध ली है। उनके लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपया की PM जनमन योजना बनाई है। आदिवासी परिवारों में अनेक पीढ़ियां सिकल सेल एनीमिया में पीड़ित रही है। पहली बार इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। अब तक लगभग 1,40,00,000 लोग की जांच की हो चुकी है। दिव्यांगजनों के लिए भी मेरी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाए हैं। साथ ही भारतीय सांकेतिक भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई है। ट्रांसजेंडर को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु भी कानून बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे यहाँ विश्वकर्मा परिवारों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कौशल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में हमारी विश्वकर्मा साथी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। मेरी सरकार ने ऐसे विश्वकर्मा परिवार को भी सुध ली है। अभी तक PM विश्वकर्मा योजना से 84 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथी भी दशकों से अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। मेरी सरकार ने PM स्वनिधि योजना द्वारा उनको बैंकिंग से जोड़ा। इस योजना के तहत अब तक 10,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि के ऋण दिया जा चुका है। सरकार ने इन पर भरोसा करते हुए बिना कोलेटरल के ऋण दिया है। इस भरोसे के मजबूत करते हुए अधिकांश लोगों ने ऋण भी वापस किया है, अगली किस्त का भी लाभ उठाया है। इस योजना के अधिकतर लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं हैं। माननीय सदस्यगण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही मेरी सरकार समाज के हर वर्ग को उचित अवसर देने में जुटी है। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई है। मेडिकल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए OBC के केंद्रीय कोटे के तहत
दाखिली में 27% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा बोर्ड आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मेरी सरकार ने बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित 10 संग्रहालय बनाया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की भी पहली बार विकास से जोड़ा है जो दशकों तक उपेक्षित रहे। हमारी सीमाओं से सटे गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। मेरी सरकार ने उन्हें देश का पहला गांव बनाया है। इन गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे दूर सुदूर के द्वीप समूह भी विकास से वंचित थे। मेरी सरकार ने इन द्वीपों में भी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया। वहां सड़क, हवाई यातायात और तेज इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाई। कुछ सप्ताह पूर्व ही लक्षद्वीप को भी अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी सुविधा होगी। मेरी सरकार द्वारा आकांक्षा जिला कार्यक्रम के तहत देश के 100 से अधिक जिलों में विकास का प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मेरी सरकार ने आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया है। इससे देश के उन ब्लॉक्स में विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो पीछे छूट गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आज पूरी सीमा पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। एक काम बहुत पहले ही प्राथमिकता के आधार पर हो जाना चाहिए था। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे हो तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है। आंतरिक शांति के लिए मेरी सरकार के प्रयासों के सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहां हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़ भरे बाजार की चहल पहल है। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की घटना में भारी कमी आई है। अनेक संगठनों ने स्थायी शांति के तरफ कदम बढ़ाए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घटे हैं और नक्सली हिंसा में भी भारी गिरावट हुई है। माननीय सदस्यगण, भारत के लिए ये समय आने वाली सदियों का भविष्य लिखने का है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे लिए छोड़ी है। अपने पूर्वजों की सौगातों का आज भी हम बड़े गौरव के साथ याद करते हैं। आज की पीढ़ी को भी ऐसा विरासत बनानी है जो सदियों तक याद रखी जाए। इसीलिए मेरी सरकार आज एक बड़े विजन पर काम कर रही है। इस विजन में आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम भी है। इसमें आने वाले 25 साल का रोड मैप भी है। हमारे लिए विकसित भारत सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। हमारे लिए विकास भारत सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। हम सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक ताकत को भी उतना ही महत्व देते हैं। इनके बिना विकास और आर्थिक समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती है। बीते दशकों के फैसले भी इसी ध्येय से लिए गए हैं। आज भी अनेक कदम इसी लक्ष्य के साथ उठाया जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत के तेज विकास को लेकर आज दुनिया की हर एजेंसी आश्वस्त है।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो भी आकलन कर रहे हैं, उनका आधार भारत की नीतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश और पॉलिसी रिफॉर्म निवेशकों का विश्वास और बढ़ा रहा है। पूर्ण बहुमत वाली स्थिर और मजबूत सरकार के लिए भारतीयों का संकल्प भी दुनिया को नया भरोसा दे रहे हैं। आज दुनिया को विश्वास है कि भारत ही ग्लोबल सप्लाई चेन को सशक्त कर सकता है। इसीलिए भारत भी आज इसके लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। देश में एमएसएमई का एक मजबूत नेटवर्क बनाया जा रहा है। मेरी सरकार ने 14 सेक्टर्स के लिए PLI योजनाएं शुरू किए हैं। इसके तहत अभी तक लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हो चुका है। इससे देश में रोजगार और स्वरोजगार के लाखों नए अवसर बने। PLI से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल डिवाइस के सेक्टर में भी लाभ हो रहा है। मेडिकल डिवाइस से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स में उत्पादन शुरू हो चुका है। मेरी सरकार ने देश में 3 बल्क ड्रग पार्क भी बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, आज मेड इन इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। मेक इन इंडिया को लेकर आज दुनिया आकर्षित हो रही है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को दुनिया समझ रही है। आज दुनिया भर की कंपनियां भारत में नए सेक्टर्स को लेकर उत्साहित है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में हो रहा निवेश इसका उदाहरण है। सेमीकंडक्टर सेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बहुत लाभ होगा। मेरी सरकार आज ग्रीन मोबिलिटी को बहुत प्रोत्साहित दे रही है। बीते कुछ सालों में ही देश में लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हुआ है। अब तो हम भारत में ही बड़े हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कदम बढ़ा चुके हैं। आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में करोड़ों नए रोजगारों का सृजन होगा। माननीय सदस्यगण, विश्व में आज ऐसे उत्पादों को विशेष मांग है जो पर्यावरण के अनुकूल है। इसलिए मेरी सरकार जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पर बल दे रही है। आज ग्रीन एनर्जी पर हमारा बहुत फोकस है। 10 वर्षों में नॉन फॉसिल फ्यूल पर आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावाट से बढ़कर 188 गीगावाट हो चुके हैं। इस दौरान सोलर पावर कैपेसिटी में 26 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह विंड पावर कैपेसिटी 2 गुनी हो चुकी है। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी की दृष्टि से हम दुनिया में 4थे नंबर पर हैं। विंड पावर कैपेसिटी में भी हम 4थे नंबर पर हैं। सोलर पावर कैपेसिटी में हम 5वें नंबर पर हैं। भारत में 2030 तक अपनी स्थापित क्षमता का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल में से भरा करने का लक्ष्य रखा है। बीते 10 वर्षों में 11 नए सोलर पार्क बन चुके हैं। 9 सोलर पार्क्स पर आज काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही घर की छत पर सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को मदद दी जाएगी। इससे बिजली का बिल भी कम होगा और अतिरिक्त बिजली की खरीद विद्युत बाजारों में की जाएगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। मेरी सरकार ने 10 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्वीकृति दी है। हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम अभी तक लद्दाख और दमन दीव में 2 प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं।
मेरी सरकार ने इथेनॉल के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। देश 12% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर चुका है। बहुत ही जल्द 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी पूरा होने वाला है। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। अभी तक सरकारी कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का इथेनॉल खरीद चुकी हैं। इन सारे प्रयासों से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी। कुछ दिन पहले ही बंगाल की खाड़ी में एक नया ब्लॉक में तेल उत्पादन शुरू हुआ है। ये देश के लिए एक बड़ी सफलता है। माननीय सदस्यगण, धरती पर महत्वपूर्ण खनिजों की मात्रा सीमित है, इसीलिए मेरी सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित कर रही है। भारत की पहली व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का लक्ष्य भी है। गहरे समुद्रों में खनिजों की संभावनाओं को तलाशना भी जरूरी है। इसी लक्ष्य के साथ डीप ओशन मिशन शुरू किया है। इस मिशन में अपने समुद्री जन जीवन के बारे में हमारी समझ भी बेहतर होगी। भारत का समुद्रयान इस क्षेत्र में शोध कर रहा है। मेरी सरकार भारत को दुनिया की एक बड़ी स्पेस पावर बनाने में जुटे हैं। ये मानव जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। साथ ही ये स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी प्रयास है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिए गए हैं। इसके कारण अनेक नए स्पेस स्टार्टअप्स बने हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जो भारत का गगनयान स्पेस में जाएगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने भारत को दुनिया के अग्रणी डिजिटल इकोनॉमीज में से एक बनाया है। इससे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। हमारा प्रयास है कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत दुनिया में सबसे आगे रहे। मेरी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन पर काम कर रही है। ये भारत के युवाओं को नई अवसर देगा। ये नए स्टार्टअप्स के लिए संभावनाएं खोलेगा। इससे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगी। मेरी सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन भी स्वीकृत किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग नए दौर की डिजिटल व्यवस्था बनाएगा। इस क्षेत्र में भारत आगे रहे, इसके लिए काम शुरू हो चुके हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और उसे तेजी से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषा में प्रारंभ कर दी गई है। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मेरी सरकार 14,000 से अधिक पीएम श्री विद्यालयों पर काम कर रही है। इनमें से 6,000 से अधिक विद्यालय शुरू हो चुके हैं। मेरी सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले ज्यादा हो रही है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन में लगभग 44% वृद्धि हुई है। नामांकन में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 65% और ओबीसी के विद्यार्थियों को 44% अधिक वृद्धि हुई है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 2000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं। इसमें
1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। साल 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। वही पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। एक 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले दशक में MBBS की सीटों में 2 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यगण, पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है। मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत में घरेलू टूरिस्ट की संख्या के साथ ही भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। आज दुनिया भारत को देखना और जानना चाहती है। इसके अलावा शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है। जगह जगह एयरपोर्ट बनने से भी बहुत फायदा हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रही है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। इससे अब भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है। वही दुनिया भी भारत में हेरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित हो रही है। बीते 1 वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। पाँच करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। उन्नीस लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। मेरी सरकार भारत को मीटिंग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बनाना चाहती है। इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में टूरिज्म रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। माननीय सदस्यगण, देश की युवा शक्ति को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए हम स्पोर्ट्स इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मेरी सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को अभूतपूर्व मदद दी है। आज भारत एक बहुत बड़ी खेल शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ ही आज हम स्पोर्ट्स से जुड़े दूसरे क्षेत्रों पर भी बल दे रहे हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन चुकी है। देश में हमने दर्जनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। इससे स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के रूप में चुनने का अवसर युवाओं को मिलेगा। खेल उपकरण से जुड़ी इंडस्ट्री को भी हर प्रकार की मदद दी जा रही है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का शानदार आयोजन किया। देश के युवाओं में कर्तव्यबोध और सेवा भाव का विस्तार करने के लिए मेरा युवा भारत संगठन बनाया गया है। अभी तक इस संगठन से लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। बीते 3 वर्षों से
पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दरार पड़ गए हैं। इस कठिन दौर में मेरी सरकार ने भारत को विश्व मित्रों के रूप में स्थापित किया है। विश्व मित्रों की भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं। बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रम को दिल्ली के गलियारे तो की सीमित रखा जाता था। मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया है। भारत ने G20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा, वैसा पहले कभी नहीं था। देश भर में हुए कार्यक्रम के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्य से दुनिया का परिचय हुआ। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। पूरी दुनिया ने भारत में हुए ऐतिहासिक G20 सम्मेलन की प्रशंसा की। ऐसे बंटे हुए माहौलों में भी एक मत से दिल्ली घोषणा पत्र जारी होना ऐतिहासिक है। वुमेन लेड डेवलपमेंट से लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर भारत का विजन दिल्ली घोषणा पत्र की नींव बना है। हमारे प्रयासों से G20 में अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्यता को भी सराहा गया है। इसी सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा हुई है। ये कॉरिडोर भारत के सामुद्रिक सामर्थ्यों को और सशक्त करेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च होना भी बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के कदम वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौरे में भी भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। भारत की विदेश नीति का दायरा आज अतीत की विदेशों से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया के एक प्रमुख आवाज है। भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत वहां तेजी से पहुंचने का प्रयास करता है। मेरी सरकार ने दुनिया भर के काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। ऑपरेशनल गंगा, ऑपरेशनल कावेरी और वंदे भारत जैसे अभियान चलाकर जहां जहां संकट आया वहां से हर भारतीयों को हम तेजी से सुरक्षित वापस लेकर आए। मेरी सरकार ने योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की भारतीय परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 135 देशों की प्रतिनिधित्व ने एक साथ योग किया। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मेरी सरकार ने आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। माननीय सदस्यगण, सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं
जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए। इस वर्ष 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान। ये करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है। माननीय सदस्यगण, आप सभी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल कॉलेज में है, उनके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी ना रहे। विकसित भारत हमारी अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा। इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ना होगा। माननीय अटल जी, माननीय सदस्यगण, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं। अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं। मेरी सरकार 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को निरंतर ऊर्जा देता रहेगा, नई और स्वस्थ परंपरा बनाएगा। वर्ष 2047 को देखने के लिए अपने साथी तो अब इस सदन में नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसे होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद रखे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको पढ़ना है। Honorable President, honorable members, I wish to read some parts from the English version of Honorable President's address, and the rest may be considered as read. This is my first address in new Parliament building. This magnificent building has been constructed at the beginning of Azadi Ka Amrit Kal. I am confident that this new building will be witness to productive dialogue on policies that will shape the development of Viksit Bharat, the Amrit Kal of our independence. I extend my best wishes to all of you. Honorable members, this year is also the 75th year of adoption of our Constitution.
it was during the Amrit Mahotsav that a statue of Netaji Subhash Chandra Bose was installed on Kartavya Path. Veer Bal Divas was declared in the memory of Sahibzade. Birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda was declared as Janjatiya Gaurav Divas. India became the first country to hoist its flag on the southern pole of the moon. India got its largest sea bridge, the Atal Setu. India got its first Namo Bharat train and the first Amrit Bharat train. I appreciate all of you for having enacted the Nari Shakti Vandan Adhiniyam after a wait of 3 decades. This has paved the way for ensuring greater participation of women in the Lok Sabha and legislative assemblies. The criminal justice system rooted in the era of slavery is now history. Honorable members, for centuries there was an aspiration to construct the Ram Mandir. Today it is a reality. There were doubts regarding the removal of Article 370 from Jammu and Kashmir. Those are now history. Today we have forex reserves in excess of $600 billion US. Today, India is the world's second largest producer of mobile phones. Today, every Indian feels proud on seeing the country's indigenous aircraft carrier INS Vikrant. Another significant reform of my government is the creation of Digital India. Digital India has made life and business much easier in India. Honorable members, my government believes that the grand edifice of Viksit Bharat will be erected on 4 strong pillars. These pillars are youth power, women power, farmer, and poor. My government is working at every level to strengthen Nari Shakti. This year's Republic Parade was also dedicated to women empowerment. My government has enlarged the role of daughters everywhere in water, land, sky, and space. My government is laying stress on making farming more profitable. Our aim is to reduce the cost of farming while increasing profits. Under the PM Kisan Samman Nidhi scheme, farmers have received over 2,80,000 crore rupees so far. Honorable members, it is difficult to imagine daily life without Vishwakarma families. My government has also taken care of such Vishwakarma families. So far, more than 84 lakh people have connected with the PM Vishwakarma Yojana. Honorable members, my government has made India one of the world's leading digital economies. This has provided employment to crores of youth. My government is continuously taking new initiatives for the education and skill development of India's youth. For this, a new national education policy was framed and is being implemented rapidly. My government also wants to make India a leading destination for meetings and exhibitions related sectors. For this, facilities like Bharat Mandapam, Yashobhumi have been created. In near future, tourism will become a major source of employment. Honorable members, the way India connected G20 with the public was unprecedented. The whole world appreciated the historic G20 summit held in India.
Even in this era of global disputes and conflicts, my government has firmly placed India's interests before the world. There come junctures in the history of civilizations which shape the future of coming centuries. This year, on January 22, the country witnessed a similar epochal moment. After waiting for centuries, Ram Lalla has now been enshrined in his grand temple in Ayodhya. My government is moving ahead with a guarantee of fulfilling the dreams of 140 crore countrymen. I have full faith that this new Parliament House will continue to give strength to India's aspirational journey and create new and healthy traditions. Many friends will not be in this house to witness the year 2047, but our legacy should be such that the future generations remember us. Best wishes to all of you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की बाकायदा शुरुआत हो गई है। सज गया अयोध्या धाम, सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, दुनिया बोल रही है जय श्री राम। खुशी से झूम जिस पल का इंतजार था वो घड़ियां आ गई हैं, वो शुभ दिन आ गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी दुनिया से लोग अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में विश्व विख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी अयोध्या धाम